हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नीरज के साथ पॉलिटी की कक्षा में। भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे पहले हमने भारत के संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि, रेगुलेटिंग एक्ट, 1981 के अमेंडमेंट एक्ट, 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1986 का कॉर्नवालिस को भारत भेजने के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो 1986 का अधिनियम, इस सब के बारे में जान चुके हैं। आज के प्रमुख दो एक्ट हैं, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। मैंने आपको बताया था कि एक्ट हर एक 20-20 वर्ष पे लाए गए थे। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट और फिर 1813 का चार्टर एक्ट। ऐसे ही 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट में ही प्रमुख एक्ट हैं जो 20-20 वर्ष पर आए। तो 1773 के चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। माफ़ कीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो अगर हम 1793 के चार्टर एक्ट की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान तो आपको याद रहना चाहिए, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, कि हर एक 20 साल पर कंपनी का व्यापारिक लाइसेंस रिन्यूअल होता था। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह लाइसेंस की एक अवधि होती है वो समय समय पे रिन्यूअल होती है, यानी उसकी अवधि बढ़ाई जाती है अगले कुछ वर्षों के लिए। उसी प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा 20-20 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया भारत और पूर्व के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समय समय पे बढ़ाया गया। तो 1773 के बाद 1793 में बढ़ाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा कि 1793 के चार्टर एक्ट में सबसे पहला प्रावधान यह किया गया कि कंपनी का भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापार को अर्थात व्यापारिक एकाधिकार को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन के और कोई भी कंपनी भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। तो पहला प्रावधान तो आपको याद रहना चाहिए आसानी से। दूसरा प्रावधान, मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे गवर्नर की शक्ति जो है वो बढ़ाई जा रही थी, गवर्नर जनरल की। तो इस शक्ति के अधीन हमने सबसे पहले पढ़ा था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, और मैंने समझाया था कि कैसे 4 से 3 करने पे गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि हुई। उसके बाद फिर 1786 के अधिनियम में, जिसके द्वारा कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया था, उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष अधिकार देकर भारत भेजा गया था कि वह परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। तो इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल के साथ साथ गवर्नर को भी परिषद के निर्णय को बदलने का अधिकार दिया गया। यानी गवर्नर जनरल तो कॉर्नवालिस जो है वह अधिकार लेके ही आया था 1786 के अधिनियम द्वारा। अब जो गवर्नर थे, जैसे बम्बई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, इन गवर्नर को भी अधिकार दिया गया कि वह कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को बदल सके। तो इस प्रकार गवर्नर और गवर्नर जनरल के शक्ति में लगातार वृद्धि की गई और शक्ति का केंद्रीकरण होता गया, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में सिमटता गया। अब अगला पॉइंट, नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व में वेतन देने का प्रावधान किया गया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या पहले जो है इंग्लैंड से इन्हें वेतन दिया जाता था? तो आपको स्वाभाविक रूप से ये समझना चाहिए
कि चूंकि नियंत्रक मंडल जो था उसमें वित्त मंत्री थे, राज्य सचिव थे और 4 अन्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। और इसका निर्माण जो है वो संसदीय बोर्ड के द्वारा हुआ था, जिसके बारे में मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया है। संसदीय बोर्ड के द्वारा हुआ था कि इसमें कुल 6 सदस्य थे। अब जब संसदीय बोर्ड ने इसका गठन किया था तो इसे वेतन भी कौन देता? इंग्लैंड की सरकार। तो इंडिया कंपनी तो वेतन देती ही नहीं, इंग्लैंड की सरकार वेतन देती। लेकिन समस्या ये थी कि इंग्लैंड से वेतन आने में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, कभी लेट हो जाता था और लेट के कारण इन्हें अनेक समस्याओं की का सामना करना पड़ता था। तो जिसके कारण ऐसा प्रावधान किया गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में राजस्व वसूलती है उसी राजस्व से इनका वेतन दिया जाएगा। तो 3 टॉपिक कंप्लीट। एक, सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये तो हर एक एक्ट के साथ हुआ, 1853 तक हर एक चार्टर एक्ट के साथ हुआ। दूसरा, हम लगातार देखते रहे कि गवर्नर जनरल या गवर्नर की शक्ति में वृद्धि होती गई। 1784 में 4 से 3 हुआ परिषद। 1786 में कॉर्नवालिस को परिषद का निर्णय रद्द करने का अधिकार दे दिया गया और 1793 के चार्टर एक्ट में गवर्नर को भी परिषद का निर्णय बदलने का अधिकार दे दिया गया। यानी इसका जो विकास हुआ, इसका हुआ, आप देख सकते हैं 1784, 1786 और फिर 1793 क्रमशः इस प्रकार वृद्धि हुई इनकी शक्ति में। आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। उसके बाद नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। आपको याद रखना है कि इसकी चर्चा 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुई है और क्या कारण थे वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया। अब न्यायालय का कार्य क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया था 1781 के अधिनियम में, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दी है। 1781 के अधिनियम में कार्य क्षेत्र स्पष्ट होने के बाद भी फिर बाद में ब्रिटिश सरकार को लगा कि नियमों की सही व्याख्या के लिए एक संस्था, एक निकाय का होना आवश्यक है और उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा न्यायालय को देते हुए उसे सभी विधियों और नियमों की व्याख्या करने का अधिकार दिया। आप ध्यान रखिए, सिर्फ व्याख्या कर सकती है, वो उस निर्णय को पलट नहीं सकती है या बदल नहीं सकती है, सिर्फ व्याख्या कर सकती है। तो इस प्रकार 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ये 4 प्रमुख तथ्य थे। अब 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट याद रखना बहुत आसान है। आप सिर्फ 4 वर्ड याद रखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो 4 शब्द हैं व्यापार, एक मिनट, वो 4 शब्द हैं व्यापार, दूसरा राजस्व, तीसरा साहित्य और चौथा धर्म। बस व्यापार, राजस्व, साहित्य, धर्म, ये 4 चीज आप याद रखें। 1813 का चार्टर एक्ट आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट को देखें तो सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया? पहला चीज बताया व्यापार। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। सिर्फ चाय को छोड़ के, चाय के व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। यानी ब्रिटेन की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी जो चाय का व्यापार भारत के साथ कर सकती थी। बाद बाकी जो भी व्यापार थे उसमें अब कुछ शर्तों के साथ अन्य कंपनियां भी भाग ले सकती थी। तो व्यापारिक एकाधिकार में भारत के साथ चाय का और चीन के साथ उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो
व्यापार में आपको याद रखना है, व्यापार में क्या हुआ, उसका व्यापारिक एकाधिकार खत्म हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपकी चर्चा कर दी थी कि वहाँ के व्यापारी काफ़ी जो है प्रयास कर रहे थे कि उन्हें भी भारत के साथ व्यापार करने का मौका मिले। और जो है दूसरा कारण था कि ब्रिटेन के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिसकी भरपाई के लिए अन्य व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए। हालांकि वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, तो अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। मतलब भारत में चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ हर तरह का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाद बाकी अन्य देश या अन्य जो भी व्यापारिक मामले थे उसमें प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी को व्यापार करने का अधिकार मिला। उसके बाद दूसरा पॉइंट, राजस्व। अब भारत में व्यापारिक एकाधिकार तो जो है समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी 20 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार जारी रहा। मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही रहा, यानी वो अगले 20 साल के लिए फिर से रिन्यूअल हो गया। तो राजस्व हो गया। तीसरा, साहित्य। भारत के विद्वान और साहित्य पर सालाना 1 लाख खर्च करने की अनुमति दी गई। भारत के विद्वानों और साहित्य पर सालाना यानी साल में 1 लाख खर्च करने की अनुमति दी गई। हालांकि इस अनुमति में उनका खुद का बेनिफिट कुछ ज़्यादा था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनमानस पे उसका जो है सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, भारतीय जनमानस पे भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। थोड़े थोड़े ही प्रोत्साहन के बल पे जागृति आई। जागृति में आगे शिक्षा के प्रति जो है जागरूक होने में जो है मदद मिला, लेकिन इसमें ज़्यादा हित अंग्रेजों का था, क्योंकि वो भारतीय साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी में करा के उसका अध्ययन करते थे और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को समझने का प्रयास करते थे और उसका उपयोग वो स्वयं के हित में कैसे कर सकें इसका प्रयास किया करते थे। तो इसलिए यह एक इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पॉइंट्स थे। अगला, ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। अब आप पूछेंगे अंग्रेज का राज था, क्या पहले जो है प्रवेश नहीं कर सकते थे? तो पहले जो है अंग्रेज अपने व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनकी सोच थी कि अगर भारतीयों के धार्मिक मामले में दखल दिया गया तो उसे व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस वजह से उन्होंने पहले ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। और जो बाद में अनुमति भी दी गई तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ बंधनों के साथ अनुमति दी गई। तो इस प्रकार 1813 के चार्टर एक्ट में प्रमुख 4 चीज हमें याद रखना है: व्यापार, राजस्व, साहित्य और धर्म। व्यापार, राजस्व और साहित्य और धर्म, यानी 1813 में भी। अब एक चीज तो कॉमन आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ 20 साल के लिए लाइसेंस रिन्यूअल हुआ, तो यहाँ भी 20 साल के लिए लाइसेंस रिन्यूअल हुआ। लेकिन लाइसेंस जो रिन्यूअल हुआ उसमें कुछ कटौती कर दी गई। क्या कटौती कर दी गई? पहले सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अन्य कंपनियां भी व्यापार करेगी। लेकिन सिर्फ चाय जो है, चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहेगा, वो व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। साथ ही चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कायम रहा। और दूसरा क्या कायम रहा? तो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व वसूलती आई है, वह राजस्व वसूलने का भी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। तो व्यापार हो गया, राजस्व हो गया, साहित्य और जो है शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सालाना 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई। और चौथा पॉइंट, धर्म। ईसाई मशीनरियों को पहली बार भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट पे। अब अगली कक्षा में मिलेंगे हम आपके साथ 1833 के और 1853 के चार्टर एक्ट के साथ, और इसी के साथ कंपनी का शासन भारत पे खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।